घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं आपकी हर एक समस्या का समाधान, आपके मन में चल रहे सवालों के जवाब लेकर प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। अपने बैठने के तरीके पर जरूर करें गौर। आपके बैठने का तरीका खोलेगा आपके बड़े बड़े राज। देखिए कालचक्र। जी हाँ, क्योंकि तौर तरीका बहुत कुछ कहता है, यह हमें आपको जानने समझने की जरूरत है। आप कैसे बैठते हैं, किसी से कैसे बात करते हैं, किसी को कैसे देखते हैं, हर एक चीज आपका नजरिया पेश करता है। और इन्हीं तमाम मसलों पर आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये चीजें अगंभीर नहीं है, ये भी गंभीर है। सामने वाला आपके बारे में समझ भी जाए और आपको कुछ पता भी ना चले, क्या आप ऐसा चाहेंगे? नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यही कहा जाता है। तो वही इंप्रेशन आपको कैसे छोड़ना है? अपने तौर तरीकों से। आज पंडित जी से इसी मसले पर हम बात करेंगे। पंडित जी यही बताने वाले हैं, लेकिन हम इस अहम मसले पर बात करें उससे पहले आपको बता दें, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन लाइन खुल चुकी है, नंबर है 012066524111। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर आज के शुभ मुहूर्त पर डाल लेते हैं। 23 दिसंबर 2020 दिन बुधवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, रात 8:39 तक। इसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। परिधि योग है दोपहर 12:50 तक। इसके बाद परिधा योग शुरू होगा। रेवती नक्षत्र सुबह 4:33 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। आज रवि योग पूरे दिन रात रहेगा और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, लेकिन आज शाम 4:33 पर पंचक भी समाप्त हो जाएगा। तो राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:46 बजे तक और गुलिक काल 11:03 से 12:20 तक। इन समयों में आप किसी भी कार्य का, नए कार्य का शुभारंभ न करें। और हाँ, इस समय में आप अपने यात्रा की शुरुआत ना करें। पंडित जी, क्योंकि हमारा विषय अलग है, लेकिन अभी क्योंकि गुलिक काल की बात आई है, मैं सबसे पहले, ये हमने बहुत बार नहीं सुना, इसलिए इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। कौन सा काल है, ये क्या है? गुलिक काल बेटा वो काल होता है कि दिन जो होता है, दिन के 8 भाग होते हैं। दिन के 8 हिस्से किए जाते हैं। जैसे 12 घंटे का दिन हुआ तो उसको 8 भागों में डिवाइड किया जाता है। और 8 भागों में डिवाइड किया जाता है तो उसका जो एक भाग होता है वो शनि का भाग होता है। अच्छा। वही भाग गुलिक कहलाता है। अच्छा। वही भाग गुलिक है और वो हर दिन के अनुसार उसका कैलकुलेशन बदलता रहता है। अच्छा। तो जब गुलिक काल का कैलकुलेशन जो होता है उसमें मतलब कि कोई नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अब चलिए, अब बात हमारी आज की अहम चर्चा की, आपके बैठने का तरीका आपके आने वाले कल और आपके व्यवहार के बारे में क्या कुछ बताता है, यही पंडित जी से आज हम जानेंगे। पंडित जी, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं पहली बार, कैसे बैठ रहे हैं, किस तरीके से बैठ रहे हैं, आपका हाव भाव क्या है, तौर तरीका क्या है, सब कुछ आपके बारे में जो लोग रीड करना चाहते हैं, जानते हैं, वो बता सकते हैं कि आदमी किस स्थिति का है, क्या सोचता है, कैसे विचार रखता है। तो इसी पर आज ये हमारा विषय है। क्या पता चलता है तौर तरीकों से? अब देखो आशा, बहुत सीधी सी बात है कि आदमी के बैठने का तरीका उसके जीवन जीने का और उसके कार्य क्षमता का, दोनों चीजों का पूरा पूरा प्रदर्शन करता है। जिसको थोड़ा सा भी सांसारिक ज्ञान होगा, जिसको लोक व्यवहार कहते हैं, जिसको उठना बैठना सोना जागना आता होगा, वो किसी के बैठने की क्रिया से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाज लगा सकता है। वैसे तो बैठने के प्रमुख रूप से 3 जो है आसन हैं, वीरासन, पद्मासन, सुखासन। वीरासन में आपने हर समय देखा होगा हनुमान जी को। राम दरबार का जहां आपने चित्र देखा होगा, वहां हनुमान जी को आपने देखा होगा कि एक पैर पर बैठे हुए हैं वीरासन में। वीरासन में जो व्यक्ति बैठता है,
इसका मतलब वो व्यक्ति किसी कार्य को तत्क्षण करने के लिए उद्यत रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी काम को घंटे 2 घंटे के डिले नहीं छोड़ता है। मतलब हर समय वो एक्टिव रहता है व्यक्ति, उसका मन मस्तिष्क उस कार्य को करने में जरा सा भी हीला हवाली नहीं करता है। तो हनुमान जी तो वीरासन में बैठते हैं, और कुछ महान पुरुष भी हैं जो वीरासन में बैठते हैं। ऐसा नहीं केवल हनुमान जी बैठते थे, कुछ लोग हैं जिनकी आदत है अब भी वीरासन में बैठने की और बड़े एक्टिव होते हैं। दूसरा होता है सुखासन। सुखासन का मतलब है कि सुखपूर्वक जिस आसन में आप ज़्यादा देर तक बैठ जाएं वो आपके लिए सुखासन है। सुखासन में बैठा हुआ व्यक्ति सात्विक होता है और अपने कार्य को ठीक ढंग से कर लेता है, लेकिन बहुत अत्यधिक ऊर्जावान नहीं होता है। एक होता है पद्मासन। पद्मासन जो होता है साधकों के लिए होता है। जो लोग ईश्वर में, ईश्वरी सत्ता में, आत्मा में, परमात्मा में अपना ध्यान लगा करके इन सब विषयों के विषय में जानना चाहते हैं, वो लोग पद्मासन लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 प्रमुख आसन हैं। वैसे इन आसनों के अलावा 20 ऐसे प्रकार हैं बैठने के कि जैसे हम बैठते हैं, उन सामान्य बातों पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। जो लोग जांघों को जोड़ करके, दोनों जांघों को अपने सटा करके, लेकिन नीचे टांगों को खोलकर, आप समझ रहे हैं ना, ऊपर जांघें जुड़ी हुई हैं लेकिन घुटने के नीचे दोनों पैर फैले हुए हैं, ऐसे स्थिति में बैठते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में आगे आने वाली हर परेशानी को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को लगता है कि वो जीवन में जो परेशानियां आई हैं वो अपने आप चली जाएंगी, लेकिन ये सोचना गलत है। ऐसा बैठने वाले लोग अपनी समस्याओं को दूसरों पर डाल देते हैं, जिससे वो आसानी से बचकर निकल सकें। कई बार ऐसे लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हैं और इसका एहसास इनको बहुत बाद में होता है। तो मैंने क्या बताया आपको, वीरासन, सुखासन और पद्मासन तो बताया। अब सामान्य मनुष्य जो बैठता है उसका क्या है, जैसे कोई कुर्सी पे बैठा है, ऊपर दोनों जांघें घुटने तक सटी हुई हैं, नीचे पैर में 1 फीट का डिस्टेंस है। तो ऐसा व्यक्ति अपने समस्याओं को, अपनी परेशानियों को किसी दूसरे के सहयोग का मुहताज होकर के और अपेक्षा रखता है। कभी कभी सहयोग मिल भी जाता है और कभी कभी सहयोग नहीं भी मिलता है। तो ये एक प्रकार की गलत परंपरा है। आपको ठीक ठीक ढंग से अपने उत्तरदायित्व का स्वयं निर्वाह करना चाहिए। किसी के भरोसे होकर के आपको निर्वाह का कार्यक्रम नहीं सौंपना चाहिए। कुछ और बैठने के तरीके के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आइए, अब राशियों का वक्त हो चला है। मेष राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आज आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग देखिए। देखिए, आपकी अगर मेष राशि है ना, तो आपके धन भाव का स्वामी तो शुक्र होगा और आपके आजीविका भाव में इस समय शनि देव गोचर कर रहे हैं और शनि देव की पूरी दृष्टि मीन राशि के चंद्रमा पर है। इसका मतलब यह है कि आज आपकी आर्थिक स्थिति गाड़ी या इलेक्ट्रॉनिक के सामान खराब होने के कारण खराब हो सकती है। गाड़ी बहुत ज़्यादा खराब हो जाए या इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई नष्ट हो जाए जिसमें आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़े। जहां तक आपके वर्क फ्रंट की बात है, कामकाज की बात है, तो कमीशन और इंश्योरेंस का काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो आज का दिन अच्छा है। शेष लोगों के लिए दिन मध्यम है। और आपके रिश्तों के बारे में अगर हम देखें तो ग्रह स्थिति ये कहती है द्वितीय भाव को देखकर कि घर की स्थिति के कारण पति पत्नी में कलह हो सकता है और ये कलह सिर्फ किसी चीज को अभाव को लेकर के ही हो सकता है। अगर आपकी मेष राशि है और आपकी उम्र 54 साल से ज्यादा है तो आपको शुगर की दस्तक मिल सकती है। शुगर से सावधान रहने की कोशिश करें, परहेज करें। दूसरों के मामलों में बिल्कुल भूल करके भी हस्तक्षेप न करें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाकर घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे हम वृषभ राशि के जातकों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हेमलता जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका हेमलता जी, कहां से बोल रही हैं और अपना प्रश्न पूछिए। मैं जिला रायसेन से बोल रही हूँ। मैं पंडित जी से बात करना चाहती हूँ। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा।
पंडित जी मैं जानना चाहती हूँ, मेरी जन्म तिथि है 2/9/2001 और जी। दिन शुक्रवार 10:20। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ और पेपर देना चाहती हूँ, मैं उसमें निकलूंगी या नहीं। हेमलता, तुम्हारे दसम भाव का स्वामी जो है वो मंगल है और इस समय चंद्रमा के साथ भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। पक्का पुलिस में जाओगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अभी तो 19 साल की हो, अभी जाने में 1-1.5 साल का समय लगेगा। मैं बस आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा बेटा, थोड़े दिनों के लिए आपको, थोड़े दिनों के लिए एक मोती 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की या बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार को रात 8 बजे धारण कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका फोकस एजुकेशन पर बहुत अच्छा होगा और आपका मन जो विचलित होता है पढ़ाई से, वो मन विचलित नहीं होगा और सफलता तो आपको 200% मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब बढ़ते हैं आगे, वृषभ राशि वालों की बात करते हैं। कैसी रहेगी आज आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के लिए आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपका द्वितीय भाव जो है वो कुटुंब भाव है और कुटुंब भाव का स्वामी बुध अपने भाव को सूर्य के साथ देख रहा है। तो भाई ऐसे में यही कह सकते हैं ना कि आज आप अपने परिवार के लिए कोई ऐसी खरीदारी करेंगे जिसकी प्लानिंग आप काफी दिनों से कर रहे थे। कार्य क्षेत्र में जहां आप नौकरी करते हैं या जहां व्यवसाय करते हैं, वहां आपके विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, सतर्क रहें। परिवार में किसी के विवाह संबंधित बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। खान पान और ठीक से नींद न आना आपके लिए तकलीफ देह हो सकता है। बस भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत बैठिए, मेहनत से मुंह मत मोड़िए, कर्तव्य कर्म पर डटे रहिए और शनिदेव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए एक बार फिर रुख अपनी चर्चा का, लेकिन उससे पहले ये भी बता दें आपको, कई बार अपने घर में ही लोगों को देखकर आपको लगता होगा या आप टोकते होंगे कि ऐसे क्यों बैठे हैं। तो फिर अगर कोई ऐसे बैठता है जो आपको पसंद नहीं आता या आपको लगता है इसका दुष्प्रभाव हो सकता है, उपाय भी आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि क्या करना है। लेकिन अभी सबसे सोफिस्टिकेटेड जिस तरीके को माना जाता है उसकी बात करते हैं। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठना, ऐसा कुछ लोग करते हैं। ऐसे लोग किस नेचर के होते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, सबसे सोफिस्टिकेटेड है, ज्यादातर महिलाएं तो ऐसे ही बैठती हैं, ज्यादातर पुरुष भी ऐसे बैठते हैं, एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा करके कैंची की तरह और बैठते हैं। जो लोग टांगों को क्रॉस करके बैठते हैं वो पॉजिटिव सोच वाले होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं और उनको जीवन जीना सिखाते हैं। टांगों को क्रॉस करके बैठने वाले क्रिएटिव होते हैं, इसमें बिल्कुल शक नहीं है, और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। यात्रा इनके लिए जीवन होता है। ऐसे लोगों के लिए रिलेशनशिप में रहना समय बर्बाद करने के समान होता है। ऐसे लोग भौतिकता और विलासिता के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ये वीर पुरुष हैं, ये अपने लक्ष्य के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और इन्हें भोजन मिले या न मिले, विश्राम मिले या न मिले, ये अपने कार्य को 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ते हैं। और सच मानिए तो ऐसी महिलाएं और ऐसे पुरुष अपने उत्तरदायित्व को किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं, बल्कि ये अपने जिम्मेदारियों को खुद पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। जिस तरह से वीरासन में बैठे हुए हनुमान जी के बारे में एक कहावत है कि उन्होंने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। अगर वो किसी काम के लिए गए तो उसको पूरा करके आए, तभी विश्राम किए। जब लंका जा रहे थे माँ जानकी का पता लगाने के लिए, तो देवताओं ने कहा तो समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, और मैनाक पर्वत समुद्र के ऊपर आ गया और हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहा कि आप इतनी दूर की यात्रा पर जा रहे हैं, आप थोड़ी देर हमारे आश्रम में विश्राम कर लें। जानते हैं हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान तहि परसा करिपुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक को स्पर्श किया और कहा कि भाई आपको प्रणाम, लेकिन बिना राम काज किए विश्राम किस बात का नाम? जब तक राम काज न हो जाए तब तक कैसे विश्राम? तो जैसे क्रॉस करके बैठने वाले जो होते हैं ना,
ये आज का काम कल पर नहीं छोड़ते हैं। इनका भी वही हाल है कि राम काज की इन्हें बिना मोहि कहाँ विश्राम। और सच बताऊं, भले थोड़े से ये कठोर हृदय के होते हैं, लेकिन इनका जीवन बहुत सफल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लोग भावना प्रधान कम, मस्तिष्क प्रधान ज़्यादा होते हैं। लोकप्रियता भले कम मिले, लेकिन सफलता इनकी चेरी होती है, सफलता इनके पीछे पीछे चलती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आदत नहीं है, लेकिन क्या आदत डालने से आपके नेचर में भी बदलाव होगा, ये भी आगे पंडित जी से जानेंगे और मिथुन राशि वालों की भी बात करेंगे। लेकिन पहले प्रियंका बिहार से हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। स्वागत है प्रियंका, अपना प्रश्न पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। जी पंडित जी, मेरा जन्म 18 जुलाई 1985 का है। जी जी जी, और मैं साइकोलॉजी से PhD की हूँ, तो क्या सरकारी जॉब कर पाएंगे या नहीं, इसी के बारे में पूछना है। देखो बेटा, सही बात तो ये है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध है जो इस समय अस्त है। मुझे नहीं लगता कि आप प्रोफेसर सरकारी बन पाएंगी। मुझे लगता है कहीं आप गेस्ट प्रोफेसर बनेंगी, किसी प्राइवेट सेक्टर में आप काम करेंगी। सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं चाहूँगा कि सरकारी नौकरी के भरोसे बैठकर आप अपना समय न बर्बाद करें और आप प्राइवेट सेक्टर में काम करके अच्छा धनोपार्जन कर सकती हैं, अपने उत्तरदायित्व का भी निर्वाह कर सकती हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात मिथुन राशि वालों की अब कर लेते हैं। तो कैसा रहेगा आज मिथुन राशि वालों का पूरा दिन, आपका संपूर्ण राशि फल जानिए। आज मिथुन राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ 10वें भाव में स्थित है। इसका सीधा मतलब है कि कोई रुका हुआ पेमेंट आपका रिलीज होगा। कहीं आपने काम किया है, उसका पेमेंट आपको नहीं मिला है ज़्यादा दिनों से, तो आज आपको पेमेंट मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। और यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं और विद्यार्थी भी हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए और कोई महत्वपूर्ण फैसला आज मत लीजिए। रिश्तों की बात करूं तो शादी के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है, गंभीरता से विचार करें। पैरों में सूजन या दर्द जैसी समस्या भी हो सकती है। सावधानी की बात करें तो एकाग्रता से काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। कुत्तों को दूध पिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे अगर वो अपने घर में बैठे हों, गाड़ी में बैठे हों या फिर इंटरव्यू देने के लिए कहीं गए हों, हमेशा पैर खोलकर ही बैठते हैं। और ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है, इससे पंडित जी क्या पता लगता है ऐसे लोगों के बारे में? जो लोग अपने दोनों पैरों को खोल करके बैठते हैं, कमर से लेकर नीचे तक, जिनके दोनों पैर आपस में लगभग 9 इंच से लेकर के 1.5 फीट तक का डिस्टेंस बनाते हैं, ऐसे लोग बड़े आराम परस्त होते हैं। ऐसे लोगों को अगर बेड पर ही भोजन मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसे लोगों के लिए उठना, कुछ करना सब बहुत खराब लगता है। ऐसे लोग ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। टांगे खोल कर बैठने वाले लोग अपने आसपास हर चीज को परफेक्ट चाहते हैं। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग छोटी से छोटी चीज खरीदते समय भी 100 बार सोचते हैं, लेकिन घर में पहुंचते ही इनके ऊपर आलस से देव सवार हो जाते हैं। जब तक ये घर के बाहर रहेंगे तब तक इनके जैसा कोई कर्मठ नहीं, इनके जैसा कोई वीर नहीं, इनके जैसा कोई एक्टिव नहीं। लेकिन घर में आते ही 4 कूड़ा जमीन पर गिरा हुआ है, लेकिन उसको उठा के डस्टबिन में नहीं डालेंगे। ये मेहनत का काम हो जाएगा। गिलासें फर्श पर गिरी हुई हैं, लेकिन उसको उठा करके खड़ी नहीं करेंगे। क्यों? जो लोग इस तरह से टांगों को खोल करके बैठते हैं, वो लोग घर के छत के नीचे जब आते हैं, अपने लोगों के बीच में आते हैं, तो पूरी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तब कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये बात जग विदित है। जी हाँ, तो जो भी आदत है आपके बैठने की, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ या बुराइयाँ क्या है, बुराइयों को दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब आपको पता है आपके बैठने का तरीका क्या है और आपको क्या नहीं करना चाहिए। जो हो सकता है आपके आसपास जो लोग हों उनको पसंद ना आता हो, और सीधा सीधा इसका आप पर प्रभाव भी पड़ता है, तो फिर बदलाव की जरूरत है बुराइयों को लेकर। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर्क राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन आपका, देखिए। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा भाग्य स्थान में मंगल के साथ है, और कहते हैं ना, 9वें, 10वें, एकादश भाव में अगर चंद्रमा मंगल की युति हो तो ये लक्ष्मी योग बनाता है।
तो आज तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है। जहां भी आप पैसा लगाएंगे 1 का 2 बन करके आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कामकाज की बात करूं तो दिन की शुरुआत में कारोबारियों को कुछ दिक्कतों का सामना तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन 3 बजे के बाद परेशानी का समाधान मिल जाएगा। पति पत्नी के बीच में गलतफहमी दूर होगी। अगर आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी है तो वो दूर होगी। आप अपने वजन को काबू करने की कोशिश करें और मेहनत से मुंह ना मोड़ें, संयम से काम करें। बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप किसी के बैठने के तरीके से उसके बिहेवियर और उसकी पर्सनालिटी भांप सकते हैं? अगर नहीं तो आज का ये कार्यक्रम कालचक्र जरूर देखिए, क्योंकि अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल सीधा बैठते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं, क्या सोचते हैं और क्या करते हैं? पंडित जी, एकदम सीधा बैठने वाले, हालांकि ये कहा जाता है कि बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बैकएक ऐसे लोगों को कभी नहीं होता, लेकिन पर्सनालिटी कैसी होती है? इसको कहते हैं तपासन। तपासन मतलब तप करने का आसन। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जहाँ जहाँ साधना करने की बात बताई है, वहाँ उन्होंने बताया है कि सुख आसन पर न जो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो और बैठने में ठीक हो, उस पर बैठना चाहिए। और इस तरह से बैठना चाहिए कि ग्रीवा मेरुदंड ये सीधी रेखा में हो। ग्रीवा माने गर्दन, मेरुदंड माने रीढ़ की हड्डी, ये दोनों सीधा हो। और दोनों आँखों के मध्य में जो, दोनों भौहों के मध्य में जो स्थान है, वहाँ पर हम अपने मन और दृष्टि को स्थिर करें और नाक को देखते हुए ओम का जप करें। ये ईश्वर प्राप्ति का सबसे सटीक माध्यम है और सबसे बड़ा यज्ञ यही है, क्योंकि भगवान ने ये नहीं बताया है कि काला तिल घी चीनी का हवन करोगे तो यज्ञ हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है गीता में स्पष्ट रूप से कि हे अर्जुन, प्राणवायु की आहुति अपान वायु में कर और अपान वायु की आहुति प्राण वायु में कर और प्राण अपान दोनों को निरुद्ध करके प्राणायाम कर, क्योंकि मैं बलों में प्राणायाम हूँ। तो जो उन्होंने यज्ञ की परिभाषा दी है वो इसी शरीर में होने वाले यज्ञ की परिभाषा दी है। और ये भी उन्होंने कहा है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीरम ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। अन्न जो हम खाते हैं वो भी ब्रह्म है, हम खाते हैं हम भी ब्रह्म हैं, जहाँ जठराग्नि में जाता है वह भी ब्रह्म है, जो डाइजेशन करता है जो शक्ति वो भी ब्रह्म है। मतलब ब्रह्म ही ब्रह्म को बरत रहा है और कोई तीसरी चीज नहीं है। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग जांघों और पैरों को सीधे जोड़कर बैठते हैं, ऐसे लोग कहीं भी देरी से जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग हर समय से पहले पहुँचते हैं। ऐसे लोग अपना हर समय काम पर करते हैं और ऐसे लोग अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे लोग दूसरों के लापरवाही से कुढ़ते बहुत हैं, जिससे कई बार लोग आपको गुस्से वाला भी समझ लेते हैं, क्योंकि ना तो ये गलती करते हैं, ना तो लेट लतीफ़ करते हैं, ना इन्हें ऐसी चीज़ें बर्दाश्त होती हैं। इसीलिए अगर किसी का इंतज़ार इन्हें करना पड़े तो ये वहाँ से उठ के चल देते हैं, क्योंकि इनका पेशेंस जो है बहुत कमज़ोर होता है। और अक्सर टेढ़ा बैठने वाले लोगों के बारे में क्या पता लगता है? क्या ये आदत से भी टेढ़े होते हैं? थोड़ी देर में बात इनकी भी, लेकिन पहले बात सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहने वाला है आज का पूरा दिन। देखिए, आपके पंचम स्थान में आपका राशि स्वामी सूर्य गोचर कर चुका है 7 अंश 36 कला पर बुध के साथ। ऐसे में पक्की बात है आज धन लाभ की संभावना बनेगी। नौकरी पेशा लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। सहकर्मी आपके साथ सहयोग करने के लिए विवश होंगे। अपने संबंधों में मधुरता और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करें। और यदि आपकी उम्र 64 साल से ज़्यादा है, तब तो आपको ब्लड प्रेशर से सावधान रहना चाहिए और जरा सा भी बेचैनी महसूस होने पर आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। बिल्कुल लापरवाही सेहत को लेकर के ना करें। गुस्से पर काबू रखें और सहयोगियों से तालमेल ना बिगाड़ें। मजदूरों को हो सके तो भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और कन्या राशि वालों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आरती हमारे साथ हरदोई से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आरती जी, प्रश्न पूछिए अपना। जी पंडित जी, पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। जी हम ये पूछना चाहते थे, सन 13 अक्टूबर सन 1988 में मेरा जन्म हुआ है। मकान बनवाना चाहते हैं यहाँ हरदोई में जी, लेकिन पंडित जी कब तक बन जाएगा? और मेरी लड़की है एक 26 जुलाई सन 2017 में पैदा हुई, इसका कैसा मतलब आगे भविष्य रहेगा? आरती तुम्हारे घर का संयोग तो बना बना दिखाई दे रहा है, बस केवल मतलब कि नींव डालने की देर है, घर तो बन जाएगा। क्योंकि मंगल और चंद्रमा दोनों एक साथ हैं आरती। मंगल तुम्हारा जो है लग्नेश है और चंद्रमा तुम्हारा गृहेश है। तो किसी पानी के किनारे या जहाँ पानी की टंकी हो या जहाँ ट्यूबवेल हो, जहाँ हैंडपंप हो, ऐसी जगह पे आपका घर बनना चाहिए। और आपका घर उत्तर फेसिंग बनेगा, ये भी आप समझ लीजिए। और अब आपके घर बनने का योग शुरू हो चुका है। आप देख लीजिएगा कि अप्रैल के पहले पहले आपके घर की शुरुआत हो जाएगी। और अब कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो आज का राशिफल अपने साथ क्या लेकर आया है आपके लिए? आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, रिश्ते, सेहत पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, साथ ही आज का उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग देखिए। कन्या राशि पर इस समय चंद्रमा मंगल की पूर्ण दृष्टि है। इसका सीधा मतलब है यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके ऊपर मां महालक्ष्मी की संपूर्ण कृपा बरसेगी। आप आज महालक्ष्मी की कृपा से सराबोर रहेंगे। उच्चाधिकारियों के साथ वाद विवाद होने की संभावना बढ़ रही है, ऐसा न करें, इससे आपका नुकसान होगा। दोस्तों के सहयोग से हर काम बनेगा और गलत खान पान के कारण गैस और एसिडिटी से परेशानी हो सकती है। आज आपको किसी काम के लिए जिद नहीं करना चाहिए और अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाना चाहिए। आज पिता को कोई उपहार आपको देना चाहिए और मैं तो कहूँगा कि आप एक बढ़िया शॉल खरीद करके ले आकर के पिता को दे दें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको अक्सर टेढ़ा बैठने की आदत होती है। ऐसे लोगों का व्यवहार कैसा होता है? पंडित जी, ये वही लोग जिनको ये कहा जाए कि टिक कर शायद बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, आराम मिले ताकि, ऐसे लोग कैसे होते हैं? देखो, टांगों को एक तरफ टेढ़ा करके बैठने वाले लोगों का मानना होता है कि कोई भी चीज़ तभी मिलती है जब उसका सही समय होता है। ऐसे में ये लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी भी नहीं दिखाते हैं। ऐसे लोग काफ़ी जिद्दी होते हैं, जो ठान लेते हैं उसको पूरा कर लेते हैं। आपने देखा है किसी को ऐसा बैठते हुए? अगर नहीं देखा है तो मैं बताता हूँ। एक तो पैरों का डायरेक्शन होता है बैठने का और दूसरे कमर का डायरेक्शन होता है। जगत के पालनहार, चींटी से लेकर के हाथी तक के लिए व्यवस्था करने वाले श्री हरि विष्णु, जिनका स्मरण करते ही पूरा जीवन धन्य हो जाता है, वो जब भी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर रहते हैं तो अपने सर को उठाए हुए, सीने को उठाए हुए और एक हाथ अपने गर्दन के नीचे लगाए हुए शयन करते हैं। ये भी उनके शयन की अवस्था सीधी अवस्था नहीं है, ये वक्र अवस्था है और वो संसार का पालन पोषण करते हैं। कुछ लोग इस तरह से यदि अपने बिस्तर पर, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, ऐसे अगर कुछ लोग 10-15 मिनट तक अपने बेड पर रहने की कोशिश करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 2 चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। एक तो आप सहनशील बन जाएंगे, हर बात में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और दूसरी बात, आप लोगों को सही ढंग से पहचानेंगे। जैसे घर का मुखिया होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। घर का मालिक ऐसा होना चाहिए जैसा मुंह होता है। जैसे मुंह सारी चीज़ों को ही ग्रहण करता है, लेकिन पूरे विवेक के साथ कि शरीर के किसी अंग को उससे दिक्कत न हो। जैसे अगर शुगर है तो मुंह मीठा नहीं खाएगा, हार्ट है तो शुगर नमक नहीं खाएगा, मुंह नमक नहीं खाएगा। मतलब इसे शरीर के हर अंग का ख्याल है और ये एक जगह राशन लेता है और शरीर के हर अंग का
पोषण करता है। मुखिया भी इसी तरह का होना चाहिए। कैसा? जैसे भगवान श्री हरि विष्णु हैं। और आगे थोड़ी देर में बात तुला राशि के जातकों की करेंगे, उनको बताएंगे दिन का पूरा हाल। लेकिन उससे पहले करनाल से रजनी जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए रजनी जी। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, अपने भाई और बहन के बारे में पूछना है मुझे। किसके बारे में? भाई का नाम, हाँ जी, भाई का नाम समनदीप है और डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 2001। इसके भविष्य के बारे में पूछना है पंडित जी। जी जी। और चालू है बहन, उनका जन्म है 1 जनवरी 1999। उसकी शादी के बारे में पूछना है पंडित जी। चलिए पहले रजनी जी आपके भाई के बारे में बताऊं। भाई के बारे में आपने प्रश्न किया है तो आपके तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शुक्र पंचम नवम है। आपके भाई का भविष्य बहुत ही अच्छा है। माँ विंध्यवासिनी करें कि किसी की नज़र ना लगे। ये अपने जीवन में सफलता इसके कदम चूमेगी। अभी तो ये 19 साल का हुआ है, 25वें साल से इसका भाग्योदय हो ही जाएगा। देखो रजनी, जहाँ तक आपने अपनी बहन के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है तो इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ बेटा। शुक्र और मंगल दोनों की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। रिश्ता तो मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, लेकिन विवाह होने में भी फरवरी 2022 तक का समय लगेगा। रिश्ता तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक मिल जाएगा, लेकिन वर पक्ष के कुछ असुविधा के कारण ये विवाह फरवरी 2022 में जाकर के संपन्न होगा। और अब बढ़ते हैं आगे और बात तुला राशि के जातकों की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन आपका संपूर्ण राशिफल देखिए। तुला राशि के जातकों को बताऊं, आपके धन स्थान में शुक्र राहु के साथ गोचर कर रहा है लग्नेश होकर के। इसका मतलब तो यही होता है कि अगर वो धनेश से भी व्यय भाव में है तो आज आपका खर्चा बढ़ेगा। सहयोगियों के सहयोग से हर काम आप अपना पूरा कर पाएंगे और किसी करीबी की मदद करने से भी आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सर्वाइकल या कंधों का दर्द परेशान कर सकता है। बहुत अधिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें वरना मुसीबत में फंसेंगे। भगवान गणेश को पीले वस्त्र और लड्डू अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब बैठते हैं तो अपने हाथ कुर्सी पर न रखकर अपने पैरों पर ही अलग अलग तरीके से रखते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं पंडित जी? तरीका ये क्या बताता है किसी के व्यक्तित्व के बारे में? देखो, अब इसमें भी बताएं हम आपको। कुछ लोग अपने दोनों जांघों पे अपना हाथ रख कर बैठते हैं ना, लेकिन कुछ लोग एक हाथ को दूसरे हाथ में भी रख के बैठते हैं। ठीक है, ये एक हाथ में दूसरे हाथ को रखना, ये क्या है हम जानते हो? आशा, ये ध्यान योग है। जब हम किसी देवी देवता का ध्यान करते हैं तो बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख लेते हैं नाभि के सामने। ये ध्यान योग है। इसमें हमारे शरीर की सारी ऊर्जा हमारे शरीर में ही रहती है और नेगेटिविटी शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। और ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होते हैं और एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं। तो जो लोग टांग जोड़कर और अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करके पैरों पर रख करके बैठते हैं, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ऐसे लोग दूसरों को खुश रखना पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग मुट्ठी ना बंद करके हाथ खोलकर अपने पैरों पर रखकर बैठते हैं, ऐसे लोग शांत स्वभाव के और उदार होते हैं। ऐसे लोग एक वफादार दोस्त साबित होते हैं। जो लोग पैरों के बीच में अपने हाथ दबाकर बैठते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, आप देखेंगे ना, ऐसे दोनों हाथों के बीच में ऐसे दबा करके बहुत लोग बैठ जाते हैं। ठंड में ज्यादा, ठंड में भी, अरे गर्मी में भी कर लेते हैं लोग। आदत होती है ना, आदत। नेचर और सिग्नेचर, मैं यही कहता हूँ, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। 10वीं क्लास का अपना आप एडमिट कार्ड ले लीजिए और वो साइन देख लीजिए, और आज 25 साल के बाद आप साइन करते हैं, मिला लीजिए, नहीं बदला होगा। इसी तरह से आदमी की जो मूल प्रकृति होती है, जो उसका स्वभाव होता है, वो किसी के दिखावे के लिए थोड़ी देर के लिए बदल सकता है, लेकिन वही कहा है ना, उघरे अंतन होई निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। बनावटी व्यवहार आप कर रहे हैं, वो एक दिन पोल पट्टी खुल जाएगी। उघरे अंतन होई निबाहु मतलब रहस्य खुलने के बाद निर्वाह नहीं होता। काल नेमी का जब पता चल गया कि राक्षस है, हनुमान जी ने एक रात लगा दिया और चला गया ऊपर। रावण
विभीषण बार बार बता रहा है कि इसके नाभि में अमृत है, नाभि पर मारिए, नाभि पर मारिए। राहु जब तक वो अमृत पा करके चख लिया और सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बता दिया तो भगवान विष्णु ने गर्दन काट लिया उसकी चक्र सुदर्शन से। तो भैया आपका भी रहस्य जब खुलेगा तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए दोनों हाथों के बीच में हाथ दबाकर मत बैठिए। जो लोग सीधे बैठते हैं अपने दोनों हाथों को बांधकर, यानी एक दूसरे के साथ क्रॉस करके बैठते हैं, ऐसे लोग मजबूत पर्सनालिटी वाले होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं। ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी जब होते हैं तो इनके नाम का डंका बजता है। भय नाम की कोई चीज इनके अंदर नहीं होती है। ना इन्हें मरने का भय होता है, न रोग का भय होता है, न हानि का भय होता है, न लाभ का भय होता है, न बदनामी का भय होता है। ये भय से सर्वथा दूर रहते हैं और अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को इतना सटीक पहले से बना करके रखते हैं कि इनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समय नहीं लगता है। और ये बहुत लोकप्रिय और बहुत लोगों के आदर्श भी होते हैं। जी, वृश्चिक राशि वालों की बात करनी है, लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ कि मान लीजिए किसी में ऐसी हैबिट नहीं है, लेकिन कुछ बैठने के तरीके ऐसे हैं जो आपके अंदर कुछ नई चीजें जगाते हैं, आत्मविश्वास को दिखाते हैं या सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। क्या वो तरीके अपनाने से व्यक्तित्व पर असर पड़ता है? अब देखो, सही बात तो ये है आशा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भगवान से अर्जुन ने पूछा कि आप कहते हैं मन को रोक लो, मन को रोक लो। मन को रोकना क्या इतना आसान है? ये हवा से भी ज्यादा तेज है। ये इसको रोकना बड़ा दुष्कर कार्य है। ये कहाँ रुकता है? ऋषिकेश, हे कृष्ण, कहाँ रुकता है ये? भगवान ने कहा सही कह रहे हो, लेकिन कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। योग और साधना से संभव है। जब इसके लिए आप रोकने के लिए योग करोगे और जब जब ये कहीं भाग के जाएगा और आप उसको पकड़कर बलात्पूर्वक खींच कर लाओगे अपने पास, तो ये प्रक्रिया जब ज्यादा दिनों तक चलेगी तो उसका बहिर्गमन बंद हो जाएगा। उसी तरह से जैसे मतलब कि सोच की बात है, मन की बात है, तो अगर कोई आदमी अपने को बदलना चाहे तो सही गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए, किसी सफल व्यक्ति का नेतृत्व मिल जाए, ठीक है ना। जो कौन नेतृत्व कर सकता है? जिसके अंदर तेज हो। तेज क्या है? तेज वो चीज होती है कि आपके कहने से दूसरे लोग अपने जीवन के आचार विचार बदल दें, अपनी जीवन शैली बदल दें। ये आपका तेज है। तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता, ये श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का 3रा श्लोक है। तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता। और जो वाहवाही के लिए न जीता हो कि लोग आकर मेरी प्रशंसा करें, मेरी वाहवाही करें, मैं तो बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा धनवान हूं, मैं बड़ा दयालु हूं, मैं बड़ा परोपकारी हूं। ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तेज होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, धारणा शक्ति होनी चाहिए और द्रोहो, किसी से द्रोह नहीं होना चाहिए, नातिमानिता, और नाम का कभी परवाह नहीं होना चाहिए कि मेरा बड़ा यश बढ़े, क्योंकि मान बड़ाई जिस दिन आई उस दिन किस्मत फूटी। जब आदमी मान बड़ाई के लिए प्रयास करने लगता है कि मुझे मिले बड़ाई, तब समझ लो उसके पतन का रास्ता शुरू होता है। जैसे भानु प्रताप ने, रामायण में भानु प्रताप ने अपना यश बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन करवाया था और सारे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और वो दूसरे जन्म में रावण हो गया। उसी तरह से हमें कभी अपने नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन जवाब हाँ में है कि अगर कोशिश करे आदमी तो वो चीज बार बार आपके दिमाग में आएगी और वैसा आप खुद बिहेव करने की कोशिश करेंगे, प्रभाव आप पर पड़ेगा। अब बढ़ते आगे, जल्दी से बात वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में शुक्र केतु की स्थिति बनी हुई है। भाई, पक्की बात मान के चलिए कि आज आपको घर के रखरखाव पर खर्च करना पड़ेगा और घर के रखरखाव पे खर्च करना पड़ेगा। नया काम शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। पति पत्नी के बढ़ते कलह का असर बच्चों पर भी पड़ेगा। इसलिए अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको बता दूं कि आप जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। इसके लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम कम से कम आपको 15 मिनट करना चाहिए। आत्मविश्वास को मजबूत रखना चाहिए। हनुमान जी को चोला और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है,
जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए, तो अब धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आपकी धनु राशि है तो आपका राशि स्वामी बृहस्पति है। इस समय ये बृहस्पति द्वितीय भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं 6 अंश 30 कला पर। अपने परम नीचांशक से तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन बड़ा अतिचारी हो गए हैं, मतलब बहुत तेज स्पीड इन्होंने पकड़ी है। और आपको ये भी बता दूं कि आपके बृहस्पति और प्लूटो के ही वजह से ये पूरे विश्व में महामारी की स्थिति आई है कोरोना की, और ये 5 अप्रैल तक ये योग जब तक रहेगा तब तक ये स्थिति कहीं न कहीं से बनी रहेगी। तो आर्थिक निवेश करने के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह आप ले लीजिए, क्योंकि आपका राशि स्वामी नीच राशि में बैठा हुआ है। कारोबार को ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, काम बढ़ाने के बारे में विचार करिए। आपके प्रेम को परिवार की स्वीकृति मिल सकती है। जोड़ों और नसों में दर्द की समस्या हो सकती है। आपकी भावुकता का कोई फायदा उठा सकता है। ऐसे में माँ सरस्वती के सामने पीले फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों की किस्मत आज कितना साथ देगी उनका, देखिए। गोचर तो यही कह रहा है कि आमदनी के स्थान में शुक्र है और पराक्रम के स्थान में मंगल चंद्रमा। आमदनी बढ़ेगी, पूरी संभावना बनी हुई है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ेगा। हो सकता है कि आज आपको ओवर टाइम भी करना पड़े। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। परिवार और बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। व्यर्थ चिंता मत करिए भाई, समय के साथ स्थिति में सुधार अपने आप होगा। राम दरबार की पूजा करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात आइए आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि वालों की भी कर लेते हैं और जानते हैं आज कुंभ राशि वालों का संपूर्ण राशिफल। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि से व्यय भाव में शनि और गुरु का गोचर है, तो भाई खर्चा बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी। काम में लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाएंगे। मित्रों से मुलाकात आपकी हो सकती है, बस ये पॉजिटिव है आज के लिए। आंखों में दर्द या इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। वाणी पर संयम रखें, वरना मुसीबत में फंसेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर लें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप भी घर, दुकान या ऑफिस में अगरबत्ती जलाते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि यही अगरबत्ती आपकी जिंदगी में कौन सी मुश्किलें बढ़ा सकती है, ये बताने वाले हैं पंडित जी। पंडित जी, अगरबत्ती जलाने से क्या होता है? देखो, ऐसा है कि अगरबत्ती में जो लकड़ी लगी रहती है वो होती है बांस की, और बांस को हमारे सनातन धर्म में वंश माना जाता है। वंश माने औलाद, और बांस को कभी जलाया नहीं जाता है। इसलिए अर्थी तो बांस की बनती है, लेकिन वो अर्थी घाट पर जाकर छोड़ दी जाती है। अर्थी जो है वो चिता पर नहीं रखी जाती है, बांस नहीं रखा जाता है जी। तो जब हम मुर्दा के साथ नहीं मतलब बांस जला सकते हैं, तो हमें जीते जी भाग्य अपना नष्ट करने के लिए अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। भाग्य का नाश हो जाता है। बांस का होना भाग्यवर्धक है, और लेकिन इसमें इसे जलाना दुर्भाग्य को बुलाने के बराबर है। बांस जलाने से पितरदोष भी लगता है। अगरबत्ती बांस की बनी होती है, इसलिए इसे जलाना शुभ नहीं माना जाता है। बांस की बनी हुई अगरबत्ती जलाने से आपके काम नहीं बनते हैं, रुकावटें आती हैं। आपको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उससे भी बहुत कम सफलता मिलती है। मैं तो अपने सभी दर्शकों से कहूँगा कि आप लोग अपने घर में धूप का इस्तेमाल करें, और पूजा में धूप ही शब्द आता है, कभी अगरबत्ती शब्द नहीं आता है कि अगरबत्ती दिखाइए। धूपम समर्पयामि, तो धूप तो अच्छे धूप मार्केट में उपलब्ध हैं, उनका सेवन करिए। अगरबत्ती न जलाइए, आपके हित में होगा। और अब आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। चलिए, तो मीन राशि में मंगल चंद्रमा की युति बनी हुई है। धन भाव का स्वामी मंगल है।
ऐसे में पैसों संबंधी चिंता आपको सताएगी। पैसे से जुड़ा कोई न कोई टेंशन आपके मन में रहेगा। जरूरी काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। पारिवारिक और मानसिक थकान हावी हो सकती है। लापरवाही और आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें। किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त विशाल जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत है विशाल, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो पंडित जी, राम राम। हाँ राम राम बेटा। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर 2002, दिन शुक्रवार, रात 10 बजे। पंडित जी, मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ और मेरे बाहर की योग और मैं अपनी पढ़ाई के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, लग्नेश शुक्र है। बुध और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी है। बुद्धि आपकी अच्छी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई पूरी तन्मयता के साथ अभी नहीं कर रहे हैं। पढ़ना आप चाहते हैं लेकिन केवल सोचते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बुध और शुक्र दोनों द्वितीय द्वादश हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, देखिए आपने जो प्रश्न किया है इसके हिसाब से दसम भाव में मंगल चंद्रमा है, इसका स्वामी बृहस्पति है। आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल का हो गया, ये सब चीज़ें सक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह शाम गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश जी की उपासना करें। गणेश जी की उपासना करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक और कॉलर लोकेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए लोकेश जी। पंडित जी नमस्कार, मैं लोकेश बोल रहा हूँ देहरादून से जी। मेरी छोटी बहन की पति की ना आर्थिक स्थिति काफी खराब चल रही है। जी। वो फिलहाल खेती करते हैं, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो मेरे को ये पूछना है कि उनको क्या खेती ही करनी चाहिए या कुछ और किसी व्यवसाय में अपना भाग्य आजमाना चाहिए? देखो लोकेश, ऐसा है कि तुम्हारे भगनी भाव का स्वामी बुध है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति नीच का है। तुम चाहे जो काम करवा दो लोकेश, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 5 अप्रैल तक कोई राहत बेटा नहीं मिलेगी। 5 अप्रैल तक बस राहत अगर लेना है तो बस एक चीज़ इनको समझा दीजिए कि जो बेसन के लड्डू बनते हैं ना, वो बेसन के लड्डू बृहस्पतिवार को 5 बृहस्पतिवार 5 बेसन के लड्डू ले जा करके किसी मंदिर में पुजारी को दे करके आया करें। 16 बृहस्पतिवार ये उपाय करवाइए। मुझे पूरा विश्वास है नीच का बृहस्पति का अशुभ फल कम हो जाएगा और जीवन में रोजी रोजगार का संकट समाप्त हो जाएगा। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।